अभी दक्षिण भारत का जितने भी प्रमुख राजवंश है, दक्षिण भारत में जितने भी प्रमुख राजवंश हुए उनको इस लेक्चर में भी कवर किया जाएगा। यह लूसेंट का एंशियंट हिस्ट्री है और आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो राजवंश है वो है पल्लव वंश। तो पल्लव वंश है सबसे पहला राजवंश। तो पल्लव वंश को देखते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था, जिनका शासनकाल 575 से 600 ईस्वी तक का था और इसकी जो राजधानी थी पल्लव वंश की वो कांची थी, तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। ठीक, और वह जो है वैष्णव धर्म का अनुयायी था, यानी कि सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी और सिंह विष्णु ने जो है मामल्लपुरम में आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया था और किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी जो है भारवी वह सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। यह इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा गया है। पल्लव वंश के प्रमुख शासक जो हुए वो थे महेंद्र वर्मन प्रथम, जिसका शासनकाल 600 से 630 ईस्वी तक था। नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी। महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 ईस्वी। परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 700 और नरसिंह वर्मन द्वितीय 700 से 728 और नंदी वर्मन द्वितीय जिसका 730 से 800 ईस्वी तक शासनकाल था। महेंद्र वर्मन प्रथम ने जो है मतविलास विचित्र चित्र गुणभार चित्रकार पुल्ली चेत्यकारी और चेत्यकारी की उपाधियां धारण की थी। ठीक ना, महेंद्र वर्मन ने इतना उपाधि धारण किया था। और मतविलास प्रहसन की रचना जो है महेंद्र प्रथम ने ही की थी। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पियर के प्रभाव में आकर जो है वह शैव बन गया। ठीक, मतलब शैव धर्म का अनुयायी हो गया। बाद में महाबलीपुरम के एकाश मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है का निर्माण जो है पल्लव का राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। और रथ मंदिर की संख्या 5 थी। धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ और द्रौपदी रथ। ठीक, रथ मंदिर में सबसे छोटा द्रौपदी रथ था जिसमें किसी भी प्रकार का अलंकार नहीं था। ये मंदिर एक ही ग्रेनाइट पत्थर को काटकर बनाए गए। इनमें जो है द्रविड़ शैली की झलक मिलती है और इन मंदिरों के दीवारों पर जो है देवी देवता मानव पशु का सुंदर नक्काशी है। ठीक ना, 1984 में जो है महाबलीपुरम के रथ मंदिर को जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। और वात्पीकोंड व महामल्ल की उपाधि जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। और इसके शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग जो है आया था। परमेश्वर वर्मन जो है शैव मतानुयायी था और उसने जो है लोकात्य, एकमल्य, रनंजय, अत्यंतकाम, उग्रदंड और गुणभाजन की उपाधि ग्रहण की थी। और इसने जो है मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का भी निर्माण करवाया था।
अब आइए आगे देखते हैं। परमेश्वर वर्मन प्रथम जो है विद्या प्रेमी भी था और उसने जो है विद्या विनीत, कौन सा, विद्या विनीत की उपाधि भी ली थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था और उसने राजा सिंह, राजाओं में सिंह, आग्र आगम प्रिय जिसको शास्त्रों का प्रेमी कहा जाता है और शंकर भक्त यानी शिव का उपासक की उपाधि धारण की थी। उसने जो है कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया जिसको जो है राज सिंहेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और इसी मंदिर के निर्माण से जो है द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में जो है शोर मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया। अब आगे है कांची के कैलाश मंदिर में जो है पल्लव राजाओं और रानियों की आदम कद तस्वीरें लगी है। एलोरा की जो गुफा संख्या 16 के कैलाश मंदिर के बाईं दीवार पर जो है 8वीं शताब्दी में बनाई गई आकृति में रावण के कैलाश पर्वत हिलाते हुए दिखाया गया है जिस पर जो है पार्वती लोगों के साथ विराजमान है। आगे है कि 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे और कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बुकेट पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया और प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमलई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। नंदी वर्मन तृतीय जो है शैव मतानुयायी था और उसकी राज्यसभा में तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवि संत पेरू देवनार निवास करते थे जिसने जो है भारत वेनवा, कौन सा, भारत वेनवा नामक ग्रंथ की रचना की थी। पल्लव वंश का अंतिम शासक कंप था, कौन सा था, कंप था। 1948 से 1980 इसका शासनकाल था। पल्लव काल, कौन सा, पल्लव काल में जो है कवि भारवी की लोकप्रिय रचना जो है किरातार्जुनीयम थी। तो यहाँ पल्लव वंश कंप्लीट हो चुका है। तो अब आगे का जो है वंश है चोल वंश, कौन सा है, चोल वंश। तो आइए आगे का वंश देख लेते हैं, चोल वंश। यह भी दक्षिण भारत का एक बहुत लोकप्रिय वंश था, चोल वंश। तो 9वीं शताब्दी में जो है चोल वंश जो है पल्लव के ध्वंसावशेष पर स्थापित हुआ था और इस वंश के संस्थापक कौन थे, विजयालय थे और इसका शासनकाल 848 से 70 ईस्वी था जिसकी राजधानी तांजा यानी कि तंजोर या तंजावुर था। तंजावुर का वास्तुकार कुंजर मल्ल, कौन सा, कुंजर मल्ल राजराज पेरुतचंद था और विजयालय ने जो है नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ सुदनी जो है निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज्य जो है आदित्य प्रथम जो है 870 से 907 ईस्वी तक इसका शासन था, ने स्थापित किया था और पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत जो है आदित्य प्रथम ने जो है कोदंड राम, कौन सा, आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण की थी। चोल वंश का प्रमुख शासक कौन कौन सा था, परांतक प्रथम था जिसका शासनकाल 907 ईस्वी से 955 ईस्वी तक था। राजराज था उसका प्रथम, उसका शासनकाल 985 से 1014 था।
राजेंद्र चोल प्रथम का शासनकाल 1014 से 1044 था। राजाधिराज था, उसका शासनकाल 1044 से 1054 था। राजेंद्र द्वितीय था, उसका शासनकाल कितना था, 1054 से 1063 था। और फिर आगे है कुलोत्तुंग प्रथम था, उसका शासनकाल 1070 से 1122 था। कुलोत्तुंग द्वितीय का शासनकाल 1135 से 1150 था। राजेंद्र तृतीय और इनका शासनकाल 1256 से 1279 था। तक्कोलम के युद्ध में जो है राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को पराजित किया था। इस युद्ध में परांतक का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया था। राजराज प्रथम ने जो है श्रीलंका पर आक्रमण किया था और वहां का राजा महिम पांच को जो है भगाकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में जो है शरण लेनी पड़ी थी। राजराज प्रथम जो है श्रीलंका के विजित प्रदेश को जो है चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुम्मीर चोल मंडलम राजधानी जो है पोलनरुवा बनाया। राजराज प्रथम ने जो है शैव धर्म का अनुयायी था और इसने जो है तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। बंगाल के पाल शासक महिपाल के पराजित करने के बाद जो है राजेंद्र प्रथम ने जो है गंगकोड चोल, कौन सा, गंगकोड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी जो है गंगकोड चोलपुरम के निकट जो है चोल गंगमम, इसका जो नया राजधानी बना था वो गंगकोड चोलपुरम बना था और उसके निकट जो है चोल गंगमम नामक जो है विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। 11वीं शताब्दी के आरंभ में जो है राजेंद्र प्रथम ने जो है अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था और इस मंदिर में उसने जो है पराजित शासकों से जो है जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से भर दिया था, जिसमें सम्मिलित उत्कृष्ट प्रतिमाओं से भर दिया था, जिसमें सम्मिलित थी चालुक्य के से प्राप्त जो है सूर्य पिटिका और गणेश की मूर्ति, दुर्गा की माता की मूर्ति, पूर्वी चालुक्य से प्राप्त एक नंदी की मूर्ति भी मिलती है और कलिंग से प्राप्त भैरव भैरवी की प्रतिमा मिलती है तथा बंगाल के पाल से प्राप्त काली की मूर्ति मिलती है। अब देख लेते हैं चोल काल के प्रमुख भूमि का प्रकार, ठीक ना। वेलनगावी के जो है गैर ब्राह्मण के किसानों की भूमि को वेलनगावी कहा गया है। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहा गया है। शाला भोग जो किसी भी विद्यालय के रख रखाव की भूमि को शाला भोग कहा गया। देवदान या तिरुन्नमड्डुकनी जो है मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को देवदान कहा गया है। पल्ली चंदनम जो है जैन संस्थानों को प्राप्त की गई भूमि स्थानों को दान में दी गई भूमि को पल्ली चंदनम कहा गया है। गजनी का जो सुल्तान था ना महमूद, उसने जो राजेंद्र प्रथम का समकालीन था और राजेंद्र द्वितीय पुरकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी का उपाधि धारण की थी। चोल वंश का अंतिम राजा जो राजेंद्र तृतीय था। चोल एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच जो है शांति स्थापित करने वाला गोवा के कादम्ब शासक जयकेश प्रथम ने जो है मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। और तमिल साहित्य के त्रिरत्न कवि को देख लेते हैं। कंबन, ओट्टकुंटन और पुगलेंदी था। इसका तमिल साहित्य के त्रिरत्न कवि जो है चोल वंश के राजा, कौन सा, चोल वंश के राजाओं के दरबार में रहते थे। कंबन, ओट्टकुंटन और पुलकेंदी। कंबन जो है कंब रामायण की रचना की थी। ओट्टकुंटम जो है चोल राजाओं की प्रशंसा में काव्य लिखा था और पुलकेंदी नलवेनवा इनकी रचना थी। यह ग्रंथ नैतिक शिक्षा और सदाचार और जीवन के आदर्शों पर आधारित थी।
यह चोल वंश के राजा के दरबार में रहता था। तमिल के त्रिरत्न। अब देख लेते हैं तेलुगु साहित्य के त्रिरत्न कवि। इनका नाम था नन्यन, तिक्कन और एराडपुत्रगड्डा। तीनों तीनों ये मिलकर जो है संस्कृत महाभारत का जो है तेलुगु में अनुवाद किया था। ये तीनों कवि जो है काकतीय वंश के दरबार में रहते थे। अब है कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कवि पंप। इनकी रचना है आदि पुराण, जिसको प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव का जीवन चरित्र भी कहा गया है। विक्रमार्जुन महाभारत की जो है कथा पर आधारित थी। और पुण्य जो है इनकी रचना है शांति पुराण, जिन्नाक्षरमाला, भुवनेकारमभ्युदय। और तीसरा है रण्य। इनकी रचना है अजित पुराण और गंधर्वयुद्ध। भीम की वीरता का वर्णन है। और पंपा, पुण्य और रण्य जो है तीनों जैन कवि थे। ये तीनों मुख्य रूप से जो है पश्चिम चालुक्य के दरबार में रहते थे। विशेष रूप से महाकवि पंप जो है अरिसिंह द्वितीय जो है 1947 के दरबारी कवि थे। तो ये पंपा, पुण्य और रन जो है कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न थे। अब आगे देख लेते हैं। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर जो है चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवाया था। और कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की जो है मूर्ति को जो है समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य जो रामानुजाचार्य जो है उक्त मूर्ति को जो है पुनरुद्धार किया और उसे जो है तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित करवाया। चोल प्रशासन में जो है भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुनरुद्रम और निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को जो है सेरुद्रम कहा जाता था। लेखों में जो है राजा को परामर्श देने वाले कुछ उच्चाधिकारियों के समूह को उड़नकुट्टम कहा गया है, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। आगे देख लेते हैं। सम्राट के निकट संपर्क में जो अधिकारियों का एक संगठित भाग था जिसे ओले कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ओले। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलमों मतलब प्रांत में विभक्त था। मंडलम जो है कोट्टम जो है नाडु में और नाडु जो है कुर्रमों में विभक्त था। नाडु की जो स्थानीय सभा को नाटुर एवं नगर की स्थानीय सभा को जो है नगरतार कहा जाता था। वेल्लाल जाति के जो धनी किसान को जो है केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु में कामकाज का अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। ठीक। और उनमें से जो है कई धनी भूस्वामियों में जो है चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद वेलन तीनों राजाओं को जो अपनी सेवा प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरैयार या प्रधान जैसी उपाधियां दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए थे। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन का सबसे मुख्य विशेषता थी। और उड़ जो है वो सर्वसाधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। ठीक। सभा या महासभा जो है यह मूलतः जो है अग्रहारों और ब्राह्मणों बस्तियों की सभा थी जिसके सदस्यों को पेरुनमल्ल कहा जाता था। और यह सभा वरियम नाम की समिति के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव
के मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को जो है नगरम कहते थे। क्या कहते थे? नगरम कहते थे। गांव में जो है कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। केंद्रीय विभाग की ओर से जो है स्थानीय अधिकारियों का निरीक्षण और नियंत्रण करने के लिए कनकानी नामक अधिकारी होते थे। और उत्तर मेरुल अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता में कौन कौन भाग लेते थे? सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों की ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों में अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वो किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। और जिसने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं करा है वह चुनाव नहीं लड़ सकता। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहलाते थे। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाती सेना। चोल काल में कलंजू सोने के सिक्के थे और तमिल कवियों में जैन गोदर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। उसकी रचना थी कलिंग तू पढ़नी। और कंबन ने जो है तमिल में रामायण इरामावतारम की रचना कुलोत्तुंग तृतीय 1178 से 1112 का जो जिसका कुलोत्तुंग तृतीय का शासन काल में की थी। पर्सी ब्राउन कौन सा? पर्सी ब्राउन ने जो है तंजोर के वृत्तेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। चोल कालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। नटराज की प्रतिमा में शिव को उनकी दाहिनी टांग पर संतुलित रूप से खड़े हुए और उसी टांग के पंजे से अज्ञान या विस्मृति के दैत्य अपस्मार को दिखाते हुए दिखाया गया है। साथ ही जो है शिव जो है भुजंग त्रासित की स्थिति में अपनी बाईं टांग उठाए हुए हैं जो तिरोभाव यानी भक्त के मन से माया या भ्रम का पर्दा हटा देने का द्योतक है। उनकी चारों भुजाएं बाहर की ओर फैली हुई है और मुख दाहिना हाथ जो है अभय हस्त की मुद्रा में उठा हुआ है। उनका ऊपरी दायां हाथ डमरू जो उनका प्रियवाद है पकड़े हुए तालबद्ध ध्वनि उत्पन्न करता है वह दिखाया गया है। ऊपरी बायां डोल हस्त मुद्रा में दाहिने हाथ का जो है अभय हस्त या मुद्रा से जुड़ा हुआ है। उनकी जटाएं दोनों ओर छिटकी हुई है और उस वृत्ताकार ज्वाला को छू रही है जो नित्यरंत संपूर्ण आकृति को घेरे हुए हैं। शिव को भारत में जो है नृत्य कला का अधिष्ठाता देवता माना जाता है। चोल जो है कांस्य प्रतिमा है संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमा में गिनी जाती है।
कांस्य प्रतिमा बनाने की कला के संरक्षण के रूप में चोल वंशीय विधवा महारानी शिवयोन महादेवी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। शिव संत ईशान शिव पंडित ने राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल जो है 10वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता है तनियर कहलाता था। उड़े उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता था परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित थे। चोल की राजधानी का कालक्रम के अनुसार थी उड़ेयूर, तंजौर, गंगकोट, चोलपुरम और कांची। चोल काल के सड़कों की देखभाल जो है बगान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल में विशाल व्यापारी के समूह को क्या कहा जाता था? वलंचियार, नानादेशी और मणिग्रामम। चोल राजवंश का प्रतीक बाघ था और विष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। चोल शासकों ने एक सशक्त नौसेना का निर्माण किया जिसे बंगाल की खाड़ी को चोल झील कहा जाने लगा। ठीक ना। तो अब चोल वंश कंप्लीट हो गया है। दक्षिण भारत के वंश में 2 वंश खत्म हो गया, पल्लव और चोल। अब थर्ड है चालुक। चालुक में 3 आते हैं, कल्याणी, बेंगी और वातापी। तो पहले कल्याणी को देख लेते हैं। कल्याणी के चालुक वंश की स्थापना तेलप द्वितीय ने की थी। इसका राजधानी मान्यखेट थी। चालुक्य वंश जो है कल्याणी के प्रमुख शासक हुए कौन कौन से थे? पहला है तेलप प्रथम, तेलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह और सोमेश्वर द्वितीय और विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर तृतीय और तेलप तृतीय। ठीक। सोमेश्वर प्रथम ने जो है मान्यखेट से राजधानी हटाकर कल्याणी यानी कर्नाटक को बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6 था। ठीक। विल्हन और विज्ञानेश्वर जो है विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ है। याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना जो है महान विधिवेता विज्ञानेश्वरी ने की थी। ठीक। विक्रमांक देव चरित्रम जो है की रचना विल्हन ने की थी और इसमें जो है विक्रमादित्य 6 का जो है जीवन पर प्रकाश डाला गया है। ठीक। अब वातापी या बादामी के चालुक्य को देखते हैं। जयसिंह ने जो है वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की और जिसकी राजधानी जो है वातापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कृतिवर्मन प्रथम, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य। इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। वातापी के चालुक्य को जो है सामंत स्थिति से स्वतंत्र स्थिति में लाने वाला पहला शासक पुलकेशिन प्रथम था। ठीक। इसलिए इसे भी जो है चालुक्य राजवंश का संस्थापक कहा जाता है और 543 से 544 ईस्वी में उसने जो है वातापी के निकटवर्ती पहाड़ी को जो है किलेबंदी करके दुर्ग के रूप में दिया तथा अश्वमेध
यज्ञ करके अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। वातापी का निर्माणकर्ता कृतिवर्मन प्रथम को माना जाता है। कृतिवर्मन प्रथम के द्वारा कुंभकर्ण विजय के फलस्वरूप गोवा का प्रमुख बंदरगाह चालुक्य साम्राज्य के अधीन आ गया। गोवा उन दिन जो है रेवड़ी द्वीप के नाम से जाना प्रसिद्ध था। महा महाकूट स्तंभ के लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहुस्वर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेन्द्र का जो है मेगुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर दक्षिणापथेश्वर या दक्षिण का स्वामी का उपाधि धारण की थी और इसने परमेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने ईरान के शाह खुसरो के दरबार में राजदूत भेजा। बाद में संभवतः शाह खुसरो द्वितीय ने जो है अपना राजदूत चालुक सम्राट के दरबार में भेजा। लगभग 641 ईस्वी में चीनी यात्री वेनसांग पुलकेशिन द्वितीय के राज में गया था। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया था। संभवतः इसी युद्ध में जो है पुलकेशिन द्वितीय मारा गया था और इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोट की उपाधि धारण की थी। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। लेखक इसका रवि कीर्ति है। अजंता के एक गुहा चित्र में जो है फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकोलत पथ नाम की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही जो है दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया और इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर जो है विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे अवनिजनाश्रय की उपाधि प्रदान की थी। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी जो है लोक महादेवी ने पट्टदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा दूसरी पत्नी ने जो है त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाई। इस वंश का अंतिम राजा कृतिवर्मन द्वितीय और इसने जो है इसके सामंत जो है दंती दुर्ग ने परास्त करके एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। ऐहोल को जो मंदिरों का शहर कहा जाता है। अब लास्ट है बेंगी के चालुक्य। बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन था और इसकी राजधानी बेंगी आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था जिसका सेनापति पंडरंग था। तो चालुक्य में इतना ही था। तो अब हम चालुक्य वंश भी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब है राष्ट्रकूट वंश। दक्षिण भारत को इस लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था, ठीक ना। और दंती दुर्ग का शासनकाल 752 में बैठा था और शुरुआत में जो है वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे और इसकी राजधानी जो है मनकीर या मान्यखेत वर्तमान में जो है मालखेर सोलापुर के निकट थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से थे? कृष्ण प्रथम, ध्रुव गोविंद तृतीय,
अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय। एलोरा के कैलाश मंदिर का जो है निर्माण कृष्ण तृतीय ने करवाया था और ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश, वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। ध्रुव को जो है धारा वर्ष भी कहा जाता है और गोविंद तृतीय ने जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चरका युद्ध और उसके संरक्षण धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। पल्लव पांड केरल और वह जो है गंग शासकों के संघ को जो है गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने जो है कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की और आदि पुराण व त्रिमिष्टलक्षण और महापुराण के रचनाकार जीनसेन, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य और अमोघ वर्ष वृत्ति के लेखक सत्यायन अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने जो है तुंगभद्रा नदी में जो है जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। इंद्र तृतीय ने के शासन काल में अरब निवासी अलम सूदी भारत आया और इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था और इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पुण्य रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। कल्याणी के चालुक्य तेलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। एलोरा और एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र गुहा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इसमें 1 से 12 तक बौद्ध और 13 से 29 तक हिंदू एवं 30 से 34 तक जैन की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा की गुफा संख्या 10 है। इसमें चैत्य है। वहां पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी है जिन्हें थल या 3 थल का नाम भी दिया गया है। एलोरा की गुफा संख्या 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। एलोरा गुफा का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शाक्त समुदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे और राष्ट्रकूट ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार स्वीकृति दी थी। तो राष्ट्रकूट भी देख लिए। अब 1-2 और छोटा वंश है
देख लेते हैं। जैसे यादव वंश है, तो यादव वंश को देख लेते हैं। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंधन 1210 से 1256 था और इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। संगीत शास्त्री सारंगदेव राजा सिंधम के दरबारी थे, जिन्हें संगीत रत्नाकर का नामक ग्रंथ की रचना की थी। अब देख लेते हैं होयसल वंश को। होयसल कल्याण के चालुक्य सामंत थे और होयसल राजवंश की स्थापना विष्णुवर्धन 1108 से 1152 के शासनकाल ने की थी। ये होयसल राजवंश के सबसे महान राजा थे। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी, जिसने कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों पर लगभग 317 वर्ष तक शासन किया। होयसल वंश का अंतिम शासक वीरबल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। होयसल वंश की प्रारंभ में राजधानी वेल्लूर थी, जिसके बाद द्वार समुद्र आधुनिक हेलेवीड स्थानांतरित कर दिया गया। होयसल मंदिर के बारे में मुख्य तथ्य को देख लेते हैं। बेलूर में जो है चेन्ना के सब मंदिर, इसका निर्माण जो है राजा विष्णुवर्धन ने 1116 में चोलों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। वेलूर यागाची नदी के तट पर स्थित है। यह एक तारे के आकार का मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। राजा विष्णुवर्धन प्रारंभ में जैन थे, लेकिन बाद में संत रामानुज के प्रभाव में वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गए। उसके बाद है हेलेबीड में होयसलेश्वर मंदिर। 2 मंदिर वाला यह मंदिर संभवतः होयसल द्वारा निर्मित सबसे बड़ा शिव मंदिर है। सोमनाथपुर का केशव मंदिर, यह एक सुंदर त्रिकुटा मंदिर है जो भगवान कृष्ण के तीनों रूप जनार्दन, केशव और वेणुगोपाल को समर्पित है। इसमें केशव की मूर्ति गायब है। ये तीनों होयसल मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षित स्मारक हैं। अब है कदम्ब वंश। ठीक, कदम्ब वंश को देखते हैं। कदम्ब वंश की स्थापना कौन किया था? मयूर शरणम 345 से 365 इसका शासनकाल था ने की थी। कदम्ब वंश की राजधानी वनवासी था और कक्कू अस्थमा 425 से 450 जिसका शासनकाल था। कदम्ब वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था और इसने अपने साम्राज्य की सीमाओं को मलनाड, तटीय कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों तक फैला दिया। इसने अपनी राजधानी वनवासी से कोलार स्थानांतरित कर दी और कक्कू स्थवर्मा के दरबारी कवि दुर्नियति ने उसकी जीवनी कक्कूस्थव चरित्र के नाम से लिखी। कदम्ब राज्य को विषय
नाम के प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था, जिसका प्रधान विषयपति या राज्यपाल होता था। विषय के नीचे नगर या नगर इकाई और ग्राम थे। ग्राम का प्रधान ग्रामपति होता था। प्रत्येक नगर में एक नगरिका या मुखिया होता था। कदम साम्राज्य मूलतः चावल की खेती पर आधारित कृषि अर्थव्यवस्था वाला राज्य था। इस अवधि के दौरान जो है कॉफी एवं मिर्च की खेती भी विकसित हुई थी। कदम शासकों ने जो है कन्नड़ और संस्कृत साहित्य दोनों के विकास को बढ़ावा दिया और इनके शासनकाल के दौरान जो कई विद्वान व लेखक प्राकृतिक संस्कृत प्राकृतिक कन्नड़ भाषा में रचनाएं रचने में सफल रहे। कदम वंश ने हिंदू और जैन धर्म दोनों को संरक्षण दिया। कोलार, श्रवणबेलगोला और हेले बीड में प्रसिद्ध जैन मंदिर कदम वंश शासनकाल के दौरान बनाए गए थे। अब देख लेते हैं थोड़ा सा और है। कदम वंश ने जो है 345 से 525 ईस्वी तक कर्नाटक में एवं कोंकण के बड़े हिस्से पर शासन किया। ककुस्थवर्मा द्वितीय की मृत्यु के साथ ही कदम वंश का जो है पतन हो गया था। अब देख लेते हैं गंगवंश को। गंगवंश गंगवंश भारत के दो प्रमुख राजवंशों का नाम है। पश्चिमी गंग वंश और पूर्वी गंग वंश ओडिशा कलिंग में। पश्चिमी गंग वंश 250 से 1004 ईस्वी तक शासनकाल किया। पश्चिमी गंगवंश का शासन क्षेत्र प्राचीन कर्नाटक में था, मुख्य रूप से मैसूर गंगवाड़ी। इसकी राजधानी कहाँ थी? प्रारंभ में कोलार, बाद में तेलकाडु कावेरी नदी के तट पे था। और इसका संस्थापक जो है कोंगनीवर्मन था। कौन था? कोंगनीवर्मन था। दत्तक सूत्र पर जो है टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। पश्चिमी गंग वंश के अधिकांश लोग जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन कुछ लोग जो है ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म के भी प्रश्रय दिया। कर्नाटक राज्य ने के श्रवणबेलगोला नगर में जो है विंध्यगिरि पहाड़ी पर स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण 983 ईस्वी के आसपास पश्चिमी गंग वंश मंत्री चामुंडराज ने कराई थी। यहाँ हर 12 साल में महास्त्रकाभिषेक नामक उत्सव मनाया जाता है, जिसमें मूर्ति को दूध, केसर, घी, शहद और स्नान करवाया जाता है। चोल के आक्रमण के बाद 1004 ईस्वी में इस वंश का पतन हो गया। अब देख लेते हैं पूर्वी गंगवंश। इसका शासनकाल 1028 से 1434 तक या 35 तक था। इसका शासन क्षेत्र कलिंग था, आधुनिक ओडिशा और आंध्र प्रदेश एवं पश्चिमी बंगाल के हिस्से में था। राजधानी कलिंग नगर आधुनिक श्रीमुख लिंगम था। संस्थापक इंद्रवर्मन प्रथम। यह अपने को त्रिंकलिगाधिपति कहता था। प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग वंश के शासकों ने ही करवाया था। तो गंग वंश कंप्लीट हो गया। अब लास्ट वंश है काकतीय वंश। कौन सा वंश? काकतीय वंश। थोड़ा सा ही है, देख लेते हैं। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? बीटा प्रथम था, और जिसने नलगोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमकोंड
थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया था। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी और इस राजवंश का अंतिम शासक प्रतापरुद्र कौन था? प्रतापरुद्र 1295 से 1323 ईस्वी तक था। रायगंज केसरी और दयांग केसरी काकतीय वंश की उपाधियां थी। दयांग केसरी की उपाधि काकतीय राजा प्रतापरुद्र को दी गई थी और गांगत्य केसरी की उपाधि रुद्रमा देवी की थी। यह उपाधि उन्हें अपने पिता से मिलती थी। यह उपाधियां सिक्कों पर अंकित होती थी। तो यहीं पे कंप्लीट हो गया, पूरा दक्षिण भारत को कंप्लीट कर लिए हैं। तो फिर यहीं पे क्लास को स्टॉप